All right. So hyperemia. Hyperemia is just excessive accumulation of blood anywhere. वो आर्टरी में भी हो सकता है और वेन में भी हो सकता है. सो हाइपरेमिया इज अ जनरल वर्ड, हमें उसकी भी डेफिनेशन ऐड करनी है इसमें. एंड हाइपरेमिया आर ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव हाइपरेमिया एंड पैसिव हाइपरेमिया. एक्टिव हाइपरेमिया, dilatation of arteries, arterioles and capillaries. And passive hyperemia, dilatation of veins and capillaries. As there is active hyperemia means as there is active flow of blood in artery. artery में जो blood flow होता है वो forcefully होता है, heart का force. लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके पूरा ब्लड ऐसे अंदर जाता है. और वेन में जो होता है वो पैसिव होता है क्योंकि उसको खुद का ब्लड फ्लो या हार्ट का प्रेशर कुछ नहीं होता है. तो वेन का ब्लड आप यूं कहो कि स्लो है और आर्टरी का ब्लड जो है वो फास्ट है. सो एक्टिव हाइपरेमिया एंड पैसिव हाइपरेमिया ड्यू टू डायलेटेशन ऑफ आर्टरीज एंड ड्यू टू डायलेटेशन ऑफ वेन्स. डायलेटेशन ऑफ आर्टरीज से जो हो रहा है उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ब्लशिंग कहते हैं. ब्लशिंग मतलब शर्माने के बाद जैसे चेहरा लाल हो जाता है किसी का, उसको हम ब्लशिंग कहते हैं. गुस्सा आने में भी ब्लश होता है चेहरा. मस्कुलर एक्सरसाइज में भी लाल होता है चेहरा. थोड़ा सा जॉगिंग कर लो आप, पूरा चेहरा लाल हो जाता है. फीवर में भी चेहरा लाल होता है. तो ये फीवर, एक्सरसाइज, इमोशंस और थप्पड़ खाने के बाद या चींटी काटने के बाद भी लाल होता है, इन्फ्लेमेशन, इसको कहते हैं एक्टिव हाइपरेमिया. ये सिर्फ मेंशन करना है हमको. पैसिव हाइपरेमिया ये वेन्स का है, डायलेटेशन ऑफ वेन, जो हमें डिटेल में सीखना है. अब हमारा टाइटल रहेगा पैसिव हाइपरेमिया. और क्योंकि ये वेन का है और स्लोली होता है, इसको कहते हैं हम सीवीसी. इट इज कॉल्ड एज सीवीसी. सीवीसी मतलब क्रॉनिक वेनस कंजेशन. कई बच्चों को पेपर में पूछते हैं, शॉर्ट नोट भी पूछते हैं इस पे. मतलब सीवीसी पे मोस्टली क्वेश्चन रहता ही है, या तो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा या तो शॉर्ट नोट रहेगा. सीवीसी लीवर, सीवीसी स्प्लीन, सीवीसी लंग्स, कुछ भी. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीवीसी. अब यहाँ पे भी हमें, यहाँ पे मिसिंग जो है वो बता रही हूँ मैं. यहाँ पे हमें सीवीसी की डेफिनेशन फिर से डालनी है. सबसे पहले हाइपरेमिया की डेफिनेशन डालनी थी, उसके बाद हम सीवीसी की डेफिनेशन भी डालेंगे, मैं लास्ट में बताऊंगी आपको. टू टाइप्स ऑफ सीवीसी आर देयर, लोकल एंड जनरल. लोकल का मतलब क्या है? अगर हम ये हाथ को ऐसा रबर बांध देते टाइट, तो थोड़ी देर बाद हाथ पूरा नीला हो जाएगा, ब्लू साइनोसिस हो जाएगा. यहाँ पे वेन्स डायलेट हो रही है लेकिन सिर्फ इस हाथ की, क्योंकि टाइट बैंडेज है. तो टाइट बैंडेज, प्लास्टर, ट्यूमर, किसी भी आउटसाइड प्रेशर से अगर शरीर के किसी एक पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से डायलेटेशन है तो उसको कहते हैं हम लोकल वेनस कंजेशन. राइट, लोकल वेनस कंजेशन. और बड़े बड़े मेन सेंट्रल वेन्स पे प्रेशर आ रहा है, राइट हार्ट फेल्यूर है, लेफ्ट हार्ट फेल्यूर है, आईवीसी, पोर्टल वेन इन्वॉल्व है, उसकी वजह से मेजर ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं, लीवर, स्प्लीन, किडनी. तो फिर उसको कहते हैं सिस्टमिक और जनरल वेनस कंजेशन. सिस्टमिक और जनरल वेनस कंजेशन. एंड हियर इज द डायग्राम. आपको ये चार्ट निकालना है कि इसका जो मेन कॉज है वो है हार्ट फेल्यूर. सीवीसी क्यों होगा? तो हार्ट फेल्यूर की वजह से होगा. तो हम लोग टाइप्स देख रहे थे और उसके बाद ये शुरू हो गया है. तो यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग हम ऐड करने वाले बाद में, सीवीसी का एटियोपैथोजेनेसिस. एटियोपैथोजेनेसिस मतलब कॉज, और वो कॉज देखो, एटियोलॉजी मीन्स कॉज एंड पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि हाउ इट हैपन्स, हाउ इट अफेक्ट्स. तो आपको शॉर्ट में यही डायग्राम निकाल के इसी को डिस्क्राइब करना है, एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ सीवीसी. सीवीसी क्यों होता है? वेन्स कंजेस्टेड क्यों होती है? क्योंकि वेन में ज्यादा ब्लड जमा होता है. वेन में ज्यादा ब्लड जमा क्यों होता है? क्योंकि उसमें आता है. उसमें क्यों आता है? क्योंकि बाढ़ जैसे आती है वैसे वो वेनस ब्लड की बाढ़ आ गई है. बैकफ्लो, बैकफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम हार्ट. हार्ट में से बैकफ्लो क्यों हो रहा है?
क्योंकि हार्ट में से ब्लड आगे नहीं जा रहा है, ब्लड आगे नहीं जा रहा है इसलिए बैक फ्लो हो रहा है। तो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, because blood is not going forward, so blood is coming behind. as blood is not going forward, कोई चीज आगे नहीं जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो चीज पीछे आ जाती है। जैसे आपका बाथरूम है और वो ब्लॉक हो गया, ठीक है, आपने नहा लिया, आपका ध्यान ही नहीं, तो सारा आप देखोगे अरे क्या स्विमिंग पूल हो गया, सारा पानी जा क्यों नहीं रहा है, सारा पानी जा क्यों नहीं रहा है? आप तुरंत हाथ में जो भी वहां पे रखा होगा वो चीज लेके उसमें का कचरा निकालने की कोशिश करोगे, है ना, नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? कुछ तो अटक गया उसमें। हमेशा बाथरूम के कॉमन प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है कि वो ब्लॉक हो जाता है। फिर हम प्लम्बर को बुलाते हैं, फिर वो जाली विली निकाल के ना हाथ में ग्लव्स व्यूज पहन के पूरा इतना सारा कचरा निकालता है। तुम देखते हो बहुत ही तो कचरा अटका था, इतना सारा कचरा अटका था, इसीलिए वो आगे जाने के बजाय पीछे आ रहा था। वैसे हार्ट का काम है ब्लड को सर्कुलेट करना, और हार्ट बेचारा फेल है, तो ब्लड आगे जाने के बजाय पीछे आ रहा है। सेम बाथरूम का यहाँ पे फिनोमेनन हो रहा है, क्योंकि घुमाने वाला ही बंद हो गया है, हार्ट फेल्यूर। और फिर हमने बोर्ड देखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेल्यूर, राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड। और आपको यहाँ पे हार्ट को इमेजिन करना है तो ही समझेगा, आपको हार्ट के डायग्राम भी निकाल सकते हो आप, वही हमारी फर्स्ट ईयर वाली। इस तरह से 4 चेंबर निकालो, तो आपको यहाँ पे भी हमें डायग्राम ऐड करनी है। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसको हम थोड़ा सा बोर्ड पे है थोड़ा बड़ा करते हैं। ये देखो, अब आप ध्यान से देखना, ये आईवीसी ऐसे निकालती हूँ मैं, ये लीवर, लीवर के पीछे से आईवीसी जाता है ऐसा, फिर यहाँ से आपको देखना है पहले, राइट साइड अगर फेल होता है तो ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बजाय आईवीसी में एंट्री करता है ऐसे। और आईवीसी से पहले, सबसे पहले किस ऑर्गन में जाके जमा होता है? लीवर में। और लीवर ऐसा इनलाज होता है, इस तरह से लीवर इनलाज हो रहा है। लीवर क्यों इनलाज हो रहा है? क्योंकि ब्लड जो है वापस जा रहा है, बैकफ्लो, ये ऐसे वापस जा रहा है। और फिर यहां से पोर्टल वेन है, डांसिंग डायग्राम ऑफ पोर्टल वेन, पोर्टल वेन में जाएगा। और आपको पता है पोर्टल वेन स्प्लीन में जाती है, तो ये बैकफ्लो स्प्लीन में जाता है। और दूसरा नंबर किसका लगता है? स्प्लीन का, और उसको कहते हैं हम सीवीसी स्प्लीन। क्योंकि लीवर में प्रेशर आएगा तो पोर्टल वेन में प्रेशर आएगा। पोर्टल वेन कैसे बनी है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लीनिक वेन एंड एसएमवी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। स्प्लीन की वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन मिलके बनती है पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन का ये प्रेशर इस तरह से स्प्लीन पे आएगा। इसीलिए हमेशा जब राइट साइड ऑफ हार्ट फेल होता है तो सबसे पहला ऑर्गन कौन सा जाता है? लीवर, और हम कहते हैं सीवीसी लीवर। और दूसरा नंबर आता है स्प्लीन, और हम कहते हैं सीवीसी स्प्लीन। सीवीसी लीवर और सीवीसी स्प्लीन, सीवीसी लीवर एंड सीवीसी स्प्लीन। और तीसरा नंबर आता है थर्ड, पीछे, अभी हम इसमें नहीं दिखाएंगे या दिखा भी सकते हैं, इसके आगे भी है सीवीसी किडनी।
बाद में किस पे एक्शन होती है? किडनी पे, 3 नंबर पे, राइट हार्ट फेल्योर से। और किडनी भी ऐसे इनलार्ज हो जाएंगे इस तरह से। ये इनलार्जमेंट आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ये लीवर इनलार्ज हुआ है, लीवर इज इनलार्ज, स्प्लीन इनलार्ज हुआ है, और यहाँ पे किडनीज इनलार्ज होंगे। और अगर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेल होता है तो ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू बैकफ्लो करके चला जाता है लंग्स में, और लंग्स की ऐसी सूजन आती है, लंग्स में ऐसा चेंजेस आते हैं। तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेल्योर में एक ही ऑर्गन है और वो है लंग्स, वो है लंग्स। उसको कहते हैं ब्राउन इंड्यूरेशन ऑफ लंग। इट इज टर्म्ड एज ब्राउन इंड्यूरेशन ऑफ लंग्स। इसका और इफेक्ट होता है बाद में, पैर में भी जाता है, लेग वेन्स में भी। चौथा इफेक्ट, 4th नंबर में हम लेग वेन्स भी लिखेंगे। ये नीचे पैर में भी जाता है। 3 नंबर को किडनी है, 1 नंबर को लीवर है, 2 नंबर को स्प्लीन है, 3 नंबर को किडनी है, 4 नंबर को पैरों पे भी जाएगा ये। और राइट साइड में 4 है, लेफ्ट साइड में एक ही है, उसको कहते हैं हम लंग्स। तो ये चार्ट अब समझने की कोशिश करो, ये चार्ट समझने की कोशिश करो। ये चार्ट बहुत इजी है, मैं आपको शेयर करती हूँ इसको। ये देखो, अब ये आपके सामने है और ये कैसे आया आपको समझा। तो ये जहां ये चार्ट आएगा, पहले डायग्राम फिर चार्ट, या फिर पहले चार्ट फिर डायग्राम, ऐसे आप कर सकते हो। एटियोपैथोजेनेसिस, और आप डिस्क्राइब भी करोगे इसको। आप लिखोगे इफ राइट साइड ऑफ हार्ट इज एट फेल्यूर, backflow of blood goes to IVC. It initially causes congestion of liver, then congestion of spleen due to backflow of blood via portal vein. लीवर में ज्यादा जमा होगा, फिर लीवर के पाइप में घुसेगा। लीवर का पाइप क्या है? पोर्टल वेन। फिर पोर्टल वेन, पोर्टल वेन 2 वेन से बनी है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन। तो स्प्लीन में जाके जाएगा। फिर उसके बाद आईवीसी आपको पता है नीचे कहाँ जा रहा है? किडनी में। तो किडनी में प्रेशर होगा। फिर इलियाक वेन, याद करो आईवीसी की डायग्राम। रीनल वेन के बाद नीचे 2 ऐसे छोटे वेन दिखाते हैं, इलियाक वेन। अब इलियाक वेन, फीमोरल वेन, फीमोरल वेन से पैरों में, समझ रहे हो ना? ऐसे है। 1 मिनट, मैं जरा पॉज करती हूँ इसको। पॉज होता है? ठीक है।
ओके, तो आई होप आपको इस चार्ट के साथ छोड़ गई थी मैं, और आप ये चार्ट अच्छे से समझ पाए, है ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड में ज्यादा झंझट नहीं है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होगा, फिर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन से लंग में जाएगा, लंग में ये सारा ब्लड जमा हो जाएगा। अब किसी भी चीज में कोई भी आप लो, बलून में आप पानी भरते जा रहे हो या हवा भरते जा रहे हो, वो एक्सपांड तो होगा ही। वैसे हमारा लंग्स एक्सपांड हो रहा है, उसको कहते हैं हम ब्राउन इंड्यूरेशन ऑफ लंग्स। और इधर क्या एक्सपांड हो रहा है? लीवर और स्प्लीन, किडनीज। किडनीज क्यों? क्योंकि लीवर क्यों? क्योंकि आईवीसी सबसे पहला स्टॉप लीवर लगता है, तो सबसे पहले कौन जाएगा? लीवर जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टॉप है स्प्लीन, फिर आईवीसी नीचे आ रही, फिर रीनल वेन्स, फिर आईवीसी की सबसे आखिरी में लास्ट दो ब्रांचेस जो हम दिखाते हैं उसको हम कहते हैं पेल्विक वेन्स, सॉरी इलियाक वेन्स। और इलियाक वेन्स किसको ड्रेन करती है? लोअर लिम्स को। तो जितना मतलब धीरे धीरे होता है ना, जितना ज्यादा दिन रहेगा उतना नीचे इफेक्ट होगा। पैरों में भी लेग वेन्स डिस्टेंडेड होंगे, किडनी के वेन्स डिस्टेंडेड होंगे, किडनी डिस्टेंडेड होगी, लीवर डिस्टेंडेड होगा और स्प्लीन डिस्टेंडेड। इसीलिए ये चार आए, 1 2 3 4। और आपको इसको वर्डिंग में जैसे आपको सूझे आप डिस्क्राइब करोगे कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्यूर एंड राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जनरल सीवीसी खत्म हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जनरल सीवीसी को डिस्क्राइब भी किया जाए पर्टिकुलर लेवल पे। अभी तक हमने हाइपरेमिया की डेफिनेशन लिखी, हाइपरेमिया का चार्ट लिखा, एक्टिव हाइपरेमिया एंड पैसिव हाइपरेमिया, उसके दो दो एग्जाम्पल लिखे, आर्टेरियल एंड वेनस। फिर हमने हेडिंग दिया वेनस हाइपरेमिया मतलब क्रॉनिक वेनस कंजेशन। फिर हमने उसकी एटियोपैथोलॉजी ऐसा हेडिंग दिया, उसका डेफिनेशन भी लिखेंगे, उसका एटियोपैथोजेनेसिस भी लिखेंगे। फिर उसके बाद एटियोपैथोजेनेसिस के नाम पे ये डायग्राम, और यही डायग्राम चार्ट में डिस्क्राइब की। और अब हम एक एक डिस्क्राइब करेंगे। पहले लिया है लंग्स, मतलब कौन सा साइड का हार्ट फेल्योर है? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर। सीवीसी लंग्स मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर। क्रॉनिक वेनस कंजेशन ऑफ लंग्स occurs in left heart failure. Causes क्या है? Rheumatic mitral stenosis and weakening of left ventricular wall. क्या बता रहे हो आप? भाई लेफ्ट साइड का हार्ट क्यों फेल हो रहा है? पहला, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल ये कमजोर हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल मसल से बना है ना, तो मसल में कभी भी प्रॉब्लम है, जैसे हमारे मसल्स है जब बीमार हो जाते कमजोर हो जाते तो हमको ऐसे आंख उठाने को भी तकलीफ होती है, ऐसा लगता है बाप रे कितनी ताकत लग रही है, हाथ भी हमारे ठीक से उठे नहीं जाते हैं, उठ के फट से काम नहीं किया जाता है, चेयर से उठना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ताकत कम पड़ रही है। वैसे लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पंप करना, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कमजोर हो गया है। अब कमजोर होगा तो उसका पंपिंग ठीक से नहीं होगा, पंपिंग ठीक से नहीं होगा तो ब्लड जाएगा नहीं, वहीं पड़ा रहेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जमा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का होगा हाइपरट्रॉफी, फिर लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का होगा हाइपरट्रॉफी, फिर पीछे वेन्स में और फिर किस में जाएगा? लंग्स में। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल का वीकनिंग, मस्कुलर वीकनेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। दूसरा है रोमैटिक माइट्रल स्टेनोसिस, ये जो माइट्रल वाल्व है यहाँ पे जिसको हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। माइट्रल वाल्व वो कमजोर है। माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल वाल्व ठीक से बंद नहीं, वीकनिंग होने की वजह से ठीक से बंद नहीं होती है, थोड़ा गैप रहता है, और हर बार जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है थोड़ा ब्लड इधर पीछे घुस रहा है,
आपको पता है ना, फर्स्ट ईयर में हम सीखते हैं वैल्व्स ऑफ हार्ट, तो हम बोलते हैं कि वाल्व क्लोज होती है, और क्लोज होने से बैकफ्लो नहीं जाता है। लेकिन भैया वाल्व कितने दिन काम करेगी? हम जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, कुछ लिमिट है कि नहीं लाइफ को? दवाइयाँ कहाँ आ गई है, हम खाते हैं और जीते हैं, खाते और जीते हैं। तो वाल्व की भी उम्र होती है, और जैसे जैसे हमारी उम्र होती है वैसे वैसे वाल्व कमजोर पड़ने लगती है। कमजोर पड़ने से क्या होगा? वो ठीक से बंद नहीं होगी। जैसे एक आधी खिड़की ढीली हो जाती है, दरवाजा ढीला हो जाता है, तो ठीक से लगता नहीं है। वैसे ये हमेशा पूरा टाइट नहीं लगता है, थोड़ा गैप रहता है। और गैप स्टेनोसिस हो गया, हार्डनिंग बारिश के दिनों में होता है। देखो बारिश के दिनों में खिड़की, खास करके लकड़ी के वुडन डोर है तो फूल जाते हैं, है ना? गांव में इधर उधर लकड़ी के ही रहते हैं, तो सब फूल जाते हैं। फिर वो पूरा बंद नहीं होता, वो कड़क हो जाते हो। फिर अपने को ऐसा कुछ कपड़े से, रस्सी से बांधना पड़ता है उसको, दो ऐसा लेके, गैप छूटता है बीच में, ठंडी हवा आती रहती है बीच में, उसमें फिर कुछ घुसाना पड़ता है, और क्योंकि कितनी ताकत लगा वो बंद होता ही नहीं, पूरे फूल जाते हैं। दरवाजे के साथ भी ऐसा होता है। और फिर हम उसको थोड़ा सा घिस लेते हैं साइड से, ताकि वो बंद हो, क्योंकि दरवाजा तो खुला नहीं छोड़ सकते ना रात में। खिड़की ठीक है बाबा, खिड़की का इतना कुछ नहीं, लेकिन दरवाजा तो मेन है, चोर आ जाएगा। तो वैसे ये दरवाजा टाइट हो गया है साइड से, तो ऐसा ओपनिंग क्लोजिंग प्रॉपर नहीं है, और वो यहाँ पे गैप छोड़ रहा है। गैप छोड़ने से बैकफ्लो जा रहा है, बैकफ्लो होने से लेफ्ट एट्रियम में डायलेटेशन होगा, और फिर लंग्स में वो ब्लड वापस जाएगा। तो लंग्स में ब्लड वापस क्यों जा रहा है? क्योंकि हार्ट की कमजोरी है। पहली कमजोरी वाल्व की, माइट्रल स्टेनोसिस, क्योंकि ये माइट्रल वाल्व है। दूसरी कमजोरी जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल की। और फिर वहां पे लिखा है रूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस, ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस आरएचडी में होता है, रोमैटिक हार्ट डिसीज में। अब आप याद करो, रोमैटिक हार्ट डिसीज, रोमैटिक हार्ट डिसीज बच्चों में होती है, स्ट्रेप्टोकोकाई के इन्फेक्शन से होती है, 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों को होती है। और रोमैटिक हार्ट डिसीज किसको टारगेट करती है? वाल्व्स को, माइट्रल वाल्व को। माइट्रल वाल्व ऐसे डैमेज करती हो, फिर माइट्रल वाल्व ठीक से बंद नहीं हो पाती, खुलती तो है लेकिन बंद नहीं हो पाती। तो क्योंकि खुलेगी, क्योंकि ऊपर से ब्लड का प्रेशर है, प्रेशर होने की वजह से खुल तो जाएगी, लेकिन बंद करने में उसके पास ताकत नहीं है, तो इट इज नॉट क्लोजिंग प्रॉपरली, सो देयर इज अ गैप इन बिटवीन। और यही गैप आप देख रहे हो यहाँ पे बैकफ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए आप? वीकनिंग, वीकनिंग होने से देयर इज अ गैप। इसको दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे फिर से, ये वाल्व, यहाँ पे गैप है क्योंकि ये वाल्व क्लोज नहीं हो रही, ये बैक फ्लो से ब्लड ऐसे लेफ्ट, ठीक से जब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वाल्व ने पूरा बंद होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। एवोटा के साथ साथ, इधर एवोटा दिखाते, एवोटा के साथ साथ ब्लड इधर भी जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से जा रहा है पीछे। इजी, परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्राउन इंड्रेशन ऑफ लंग, ये हेडिंग है हमारा। सीवीसी लंग मतलब ब्राउन इंड्रेशन। कॉजेस देखे हमने, डेफिनेशन है उसकी वो, chronic venous congestion of lungs occurs in left heart failure. It is mainly seen in left heart failure. और left heart failure क्यों होता है, उसके दो causes दिए हैं, rheumatic mitral stenosis and weakening of left ventricular wall. चलो ठीक है, अब हम पैथोलॉजिकल चेंजेस देख रहे हैं। अब मैंने जैसे कहा कि किसी चीज में अगर जमा हो रहा है कुछ, तो वो डायलेट हो जाएगी। यहाँ पे सोचो लंग्स में ब्लड भर रहा जाए, लंग्स में हवा होती है, एल्वुलाई में हवा होती है, और वहां पे अभी कैपिलरीज में पहले ब्लड आएगा, फिर कैपिलरीज फट जाएंगे, फट के थोड़ा ब्लड लीक होके एल्वुलार स्पेसेस में भी आएगा। फिर ये तो बहुत डेंजर बात है, हवा की जगह पे ब्लड आना। तो तुरंत घंटा गाड़ी को बुलाया जाएगा, आ जाओ भाई आ जाओ, ये कचरा उठाओ, कचरा, ये क्या हो रहा है। फिर वो आरबीसी आई की उसको खा लेती है, मैक्रोफेज उधर ही बैठी रहती, आरबीसी आई की उसको खा लेती, आरबीसी आई की खा लेती, क्योंकि वहां पे हवा चाहिए। और आरबीसी मैक्रोफेज के पेट में जाके आरबीसी का हिमोसिड्रिन पिगमेंट
आरबीसी कभी डायरेक्ट वो स्वेलो करता है, लेट हो गया तो तब तक आरबीसी डिस्ट्रॉय होकर पिगमेंट बन जाता है हीमोसिड्रिन। तो कभी डायरेक्ट उसके पेट में जाने के बाद हीमोसिड्रिन होता है, या फिर कभी हीमोसिड्रिन डायरेक्ट खाता है। मैं समझाती हूँ आपको, टेंशन मत लो। तो मैक्रोफेज हीमोसिड्रिन पिगमेंट से भर जाती है। हीमोसिड्रिन इज अ पिगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसे आ रहा है? क्योंकि वहां पे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है, और ये पिगमेंट खाके वो मैक्रोफेज ब्राउन कलर की दिखती है, क्योंकि हीमोसिड्रिन का कलर क्या है? ब्राउन कलर है। जैसे होली को अपन मुंह पूरा कैसे कर लेते हैं, कितना अजीब दिखता है, कितने कलर हो जाते हैं, काला, हरा, नीला, लाल। 2 दिन निकलता नहीं वो कलर। कान तो वैसे रहते हैं हमेशा, कान और कान के पीछे, ठीक है। मुंह तो साफ कर लेते हैं, इधर का जाने दो, अभी रह जाता है वो, साइड में है ना। उस तरह से पूरा ब्राउन कलर का पिगमेंट हो रहा है। तो जब जब हार्ट फेल होता है ना, याद रखना, लंग्स में ब्राउन कलर के मैक्रोफेजेस आते हैं। ये ब्राउन कलर के मैक्रोफेजेस लंग्स में आने की वजह क्या है? हार्ट का फेल्योर। इसीलिए इस सेल का नाम रखा है ब्राउन इंड्यूरेशन ऑफ लंग्स। ये टॉपिक का नाम है, सेल का नाम है हार्ट फेल्योर सेल। आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, हार्ट फेल्योर सेल। अब डायरेक्ट पढ़ा लिखा बच्चा नहीं रहता है तो लिखता है कॉमनली सीन एसोसिएटेड विद हार्ट फेल्योर, ऐसा कुछ फेंक देता है। पार्शियली करेक्ट है, लेकिन याद रखो, हार्ट फेल्योर सेल हार्ट में कभी नहीं दिखती है। हार्ट फेल्योर सेल कहाँ दिखती है? लंग्स में। लेकिन उसका कारण क्या है? हार्ट फेल्योर। इसीलिए उसको बोलते हैं हार्ट फेल्योर सेल। बट सीन, इट इज सीन इन lungs, but the cause is heart failure, but it is seen in lungs. समझे ना? The lungs are तो हम लोग कॉज में देख रहे थे, लंग्स आर हेवी, वजनदार हो रहे। वैसे लंग्स लाइट है, क्योंकि लंग्स में हमेशा हवा भरी रहती है। फर्म इन कंसिस्टेंसी, कट सेक्शन शोज, कट सेक्शन में क्या है? डार्क ब्राउन इन कलर, कॉल्ड एज ब्राउन इंड्यूरेशन ऑफ लंग्स। कट सेक्शन में डार्क ब्राउन कलर है, इसीलिए एक तरफ सूजन है, एक तरफ ब्राउन कलर है। सूजन है इसलिए इंड्यूरेटेड, इंड्यूरेटेड मतलब सोलन। और कलर कौन सा आ रहा है? ब्राउन। क्यों? चलो देखते हैं, माइक्रोस्कोपी में सब कुछ है। अब ये माइक्रोस्कोपी पढ़नी नहीं है, पहले डायग्राम समझनी है, और डायग्राम समझ गए तो आप इसको बिना देखे लिख सकते हो, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं हमें। ये है वो डायग्राम, खूबसूरत डायग्राम। जैसे एक दीवार बनती है ना, कोई भी वॉल। अब मेरे पीछे बोर्ड पे के पीछे वॉल है, अगर इसका सीमेंट प्लास्टर निकालेंगे तो अंदर क्या दिखेगा आपको? ईंटें। या वॉल बनती है तो सबने देखी है, वो मिस्त्री ईंट के ऊपर ईंट अरेंज करता है, बीच में माल डालता है सीमेंट और रेती का, फिर उसके ऊपर ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रखता है, बाद में प्लास्टर होता है। प्लास्टर में ईंटें छुप जाती है, लेकिन है ना वहां पे। वैसे किसी भी वॉल में, किसी भी सेल के वॉल में ब्लड वेसल छुपी हुई रहती है। एल्वुलाई, एक एल्वुलाई मैं ड्रॉ करती हूँ बोर्ड पे, ध्यान से देखो। कैमरा कैसे एडजस्ट नहीं हो रहा है? हाँ, एक एल्वुलाई में निकालती हूँ पहले नॉर्मल वाला, फिर हम इंड्यूरेटेड वाला भी निकालेंगे। देखो, कोई भी एक एल्वुलाई आप जो निकालते हो बंच, उसकी ऐसी वॉल होती है, और इस वॉल के अंदर कैपिलरीज होती है छोटी छोटी। समझ रहे हो? ये नॉर्मल एल्वुलाई है। एल्वुलाई की सेप्टम के अंदर क्या है? कैपिलरीज।
और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो डायलेटेड एल्वेला है, वो ऐसे, ये बेचारा इसके हाल ऐसे हो गए, ये डायलेटेड एल्वेला है, मतलब यही एल्वेला है, और वो सारा ब्लड घुसने से कैपिलरी जैसे बड़े बड़े हो गए। अब क्या कैपिलरी की मजबूरी क्या है, बेचारे कैपिलरी पतले होते हैं, जैसे कोई कपड़ा मोटा होता है, अभी ये कपड़ा मोटा है मेरे पहना हुआ, कोई पतला ड्रेस रहता है अपना और चलते चलते अटक जाता है। अब जाड़ा कपड़ा रहा तो नहीं फटता, लेकिन पतला कपड़ा रहा तो इतनी सी तार से फट जाता है। वही हाल यहाँ कैपिलरी की होने वाली। कैपिलरी कोई आर्टरी नहीं, पतली बेचारी, पतली होने की वजह से वो फट जाती, वो इतना इतना डायलेटेशन सहन नहीं कर पाती है और फट जाती। अक्सर देखना ज्यादा दिन ड्रेस बना तो यहाँ पे फट जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कई बार होता है ना, एक आधा शर्ट अपना फेवरेट होता है, अपन पहनते जाते पहनते जाते पहनते जाते हैं, फिर लास्ट में घर में भी पहनने को निकालते, बाहर खराब हो गया, कलर उड़ गया तो फिर घर में पहनते, फिर एक आध दिन ऐसा बैठते हैं और एल्बो पे टर से आवाज आती है, हम देखते हैं अरे फट गया, अब तो डालना ही पड़ेगा। सेम थिंग यहाँ पे हो रही है, कैपिलरी फट रही है। कैपिलरी फट क्यों रही है, कैपिलरी कमजोर हो गई है क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेच हो गई है। स्ट्रेच क्यों हुई, उसमें ज्यादा ब्लड आया। कहाँ से आया ब्लड, हार्ट फेल होने से उधर से एक्सेस ब्लड आने से हर कैपिलरी डायलेट होके फट गई। जैसे पुराने कपड़े हम संभाल के रखते हैं और अभी पहन के देखेंगे ना, जैसे आप 15-20 साल बाद थोड़े थोड़े मोटे हो जाओगे, और अभी की शर्ट संभाल के रखना करंट, अब करंट पहचाना नहीं जाएगा बाद में तुमको, अभी अभी मत जाओ उसकी सेहत पे। तो करण अगर कॉलेज का शर्ट जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करेगा, आ जाएगा वो आधा अधूरा, निकालते वक्त जरूर फटेगा वो। वही हाल यहाँ पे हो रहा है, हर कैपिलरी ज्यादा ब्लड उसमें ठूसने की वजह से फट रही है, और फटने से ऑब्वियसली ये एयर स्पेस है, यहाँ पे हवा चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन आ रहा है, आरबीसी। यहाँ पे कौन आ रहा है, आरबीसी। और फिर मैंने जैसे कहा ये क्या हो गया बोल के, यहाँ पे मैक्रोफेज आके इसको उठा रही है। मैक्रोफेज का जिम्मा क्या है, मैक्रोफेज का जिम्मा है हर आरबीसी को फटाफट उठा के खा लेना, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं चाहिए, इट इज एट रॉन्ग प्लेस एंड नथिंग शुड बी एट रॉन्ग प्लेस, तो ये उठा के खा ले। अब आरबीसी वो इसमें हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हीमोसिड्रिन में कन्वर्ट होता है, हीमोसिड्रिन का कलर ब्राउन है, इसीलिए इधर सब ब्राउन ब्राउन कलर का, इधर वॉल के अंदर हर चीज यहाँ पे हीमोसिड्रिन की जमा होने से ब्राउन कलर की होती है, और ब्राउन कलर की होने से एक तरफ आप देख रहे हो कि स्वेलिंग है, दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि ब्राउन कलर है, और हमने इसको नाम दिया ब्राउन इंड्यूरेशन ऑफ लंग्स। और ये हार्ट फेलियर सेल है। हार्ट फेलियर सेल मतलब क्या है, ये लंग्स की मैक्रोफेज है जो साफ सफाई का काम कर रही है। एयर स्पेस में आरबीसी नहीं चलती भाई, गलत जगह पे है, उठाओ उसको। अब आरबीसी उठाई, आरबीसी से हीमोग्लोबिन निकला, हीमोग्लोबिन हीमोसिड्रिन में कन्वर्ट हो गया जो ब्राउन कलर का है, इसीलिए ये सेल का कलर ही ब्राउन हो गया, और ये ब्राउन कलर सेल का कारण हार्ट फेलियर है, इसीलिए इसको कहते हैं हम हार्ट फेलियर सेल। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, नंबर 1 ये एल्वेलाई का सेप्टम है, इसके अंदर ये कैपिलरी, ध्यान से देखो, कैपिलरी में ज्यादा ब्लड आ रहा है, कैपिलरी डायलेट हो रही है। अब देखो मेरे हाथ की तरफ, ये कैपिलरी है नॉर्मल, ये नॉर्मल सेप्टम, कैपिलरी में ज्यादा ब्लड आ रहा है, कैपिलरी डायलेट हो रही। अब कैपिलरी डायलेट हो रही ठीक बात है, उसकी वजह से सेप्टम का क्या हुआ, ये सेप्टम नॉर्मल था, अब क्या हुआ, हाँ डायलेट हो रहा है क्योंकि उसके अंदर की कैपिलरी फूल रही है। कैपिलरी फूलने, जैसे अपने बॉडी में फैट जमा होती है तो वहां की स्किन डायलेट होती रहती है, स्ट्रेच होती रहती है, वैसे एल्वेलाई का सेप्टम डायलेटेड है, स्ट्रेच्ड है, एनलार्ज है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर की कैपिलरी डायलेटेड है। तो शुरुआत किसने की, कैपिलरी ने। हम बोलते ना झगड़े में शुरुआत उसने की, तो शुरुआत किसने की, किसने की शुरुआत, कैपिलरी। कैपिलरी ने, सेप्टम का कोई दोष नहीं, ये कैपिलरी, ये कैपिलरी यहाँ पे कैपिलरी डायलेट हो रही है, कैपिलरी डायलेट होने से सेप्टम का क्या हो रहा है, डायलेटेशन। ठीक है, अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, कैपिलरी डायलेट होगी तो हम पहला पॉइंट लेंगे, सेप्टम इज डायलेटेड। सेप्टम डायलेटेशन की 2 वजह, नंबर 1
due to stretching or dilatation of capillary which is present within the septum. Number 2, ये कैपिलरी डायलेट होगी तो उसमें से प्लाज्मा निकलेगा. प्लाज्मा इधर आजू बाजू में जमा होने से भी तो थोड़ा सा एडिमा है और थोड़ा सा डायलेटेशन है, इसकी वजह से सेप्टम डायलेट है. फिर कैपिलरी पे आओ. कैपिलरी क्या? डायलेटेड, कंजेस्टेड. क्यों? क्योंकि बैकफ्लो ऑफ ब्लड आ रहा है. कहाँ से? पल्मोनरी वेन से, हार्ट से. ठीक है. डायलेटेड कैपिलरीज का आगे क्या होगा? इतना सारा ब्लड वो झेल नहीं पा रही है और बेचारी कुछ कैपिलरी फट रही है. और कुछ कैपिलरी फटने से क्या हुआ? रप्चर ऑफ कैपिलरी लीड्स टू रिलीज ऑफ आरबीसी इन एयर स्पेस, alveolar space. And then what will happen? Macrophages will come and will swallow it. That's it. Have a look. पीछे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते देखो, कुछ भी नया नहीं उसमें. पहले मैंने कहा ना, the alveolar septa widen due to presence of interstitial edema and dilated and congested capillary. सेप्टम थोड़ा सा थिकन होता है, फाइब्रोसिस भी होता है, वहां पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी आती है, सो माइल्ड फाइब्रोसिस भी है. फिर ये डायलेटेड कंजेस्टेड कैपिलरी फट रही है. फटने से क्या हो रहा है? रप्चर हो रहा है उसका. रप्चर से क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी. आरबीसी से कौन सा पिगमेंट मिलता है? हीमोसिड्रिन. और ये सब मैक्रोफेज के पेटने में, इसीलिए ब्राउन कलर की मैक्रोफेज बन जाती है. और इस ब्राउन कलर की मैक्रोफेज को नाम मिलता है हार्ट फेल्यूर सेल, क्योंकि ये हार्ट फेल होता है इसलिए लंग्स में आती है, इसीलिए उसको कहते हैं हार्ट फेल्यूर सेल. Thus there is a swelling and there is a brown color, so this disease is called as brown induration of lungs. और ये डायग्राम निकालनी है आपको. मैक्रोफेजिक मैक्रोस्कोपिक डायग्राम भी निकाल सकते हो तुम, ऐसे लंग्स भी दिखा सकते हो. इस तरह से नॉर्मल लंग दिखाओ और ये ऐसा, ये ब्राउन इंड्यूरेटेड लंग, थोड़ा सा सोलन लंग दिखाना, एनलार्ज्ड. ये नॉर्मल लंग है, एनलार्ज लंग. तो आप लिखा सकते हो नॉर्मल लंग, यहाँ पे लिखना ब्राउन इंड्यूरेटेड लंग. यहाँ पे कैसे लंग्स पे भी सूजन आती है, लंग्स पे भी स्वेलिंग है, सो देयर इज अ स्वेलिंग इन द लंग्स. सो नॉर्मल लंग एंड स्वोलन और एनलार्ज लंग. और यहाँ पे ये माइक्रोस्कोपी की डायग्राम. और इन दिस वे द सीवीसी एंड्स हियर. मीटिंग भी यहाँ पे खत्म हो रही है, लेकिन आप तुरंत ज्वाइन करो. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस एक बार रिवाइज करते हम फिर रुकेंगे. नथिंग स्पेशल अबाउट दिस. सीवीसी का एटियोलॉजी है.